Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar. In this video we are going to study our EVS book of class 5th. इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना फर्स्ट लेसन एंड इट्स ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. और फर्स्ट लेसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब हम लोग कर चुके हैं अपनी नोटबुक में. वी हैव स्टडीड द लेसन एंड आल्सो हैज डन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरा लेसन फर्स्ट और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं. डियर स्टूडेंट्स, देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स इन दिस ईवीएस बुक. ये जो ईवीएस की बुक है इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर हैं. बीच बीच में भी लेसन के मिड में यानी बीच बीच में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं. उनको हमें डे टू डे कर लेना चाहिए, टाइम टाइम पर कर लेना चाहिए. आज का वर्क कल पर नहीं छोड़ना चाहिए. अगर जो स्टूडेंट डे टू डे अपना वर्क कंप्लीट करते जाएंगे उनका वर्क अप टू डेट रहेगा. और जो स्टूडेंट्स आज का वर्क कल करने की सोचेंगे तो कल और नया वर्क आ जाएगा और आपका वर्क जो है वो पेंडिंग हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, आप उसको कर भी नहीं पाएंगे. और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि केवल रिटन वर्क करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. तो जो वर्क आप रिटन में करते हैं उसको लर्न भी करें. जो भी क्वेश्चन आंसर आप करते हैं अपनी नोटबुक में उनको 3-4 बार एक बार रीड करें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समझें उसको और फिर उसको बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करें. और जब बिना देखे लिखना आ जाए तभी आप इस चीज को माने कि हाँ हम लोग इसको लर्न कर चुके हैं. तो ये लर्निंग का वर्क भी डे टू डे जो भी आपके पास आ रहा है उस हिसाब से आप करते रहें. अगर आप लर्निंग का वर्क भी नहीं करेंगे, केवल रिटन वर्क करते जाएंगे तो भी आप बाद में प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. क्योंकि बाद में जो क्वांटिटी है क्वेश्चन आंसर्स की, जो अमाउंट है यानी मात्रा है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी. आप उसको फिर लर्न नहीं कर पाएंगे इतने ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स को. इसलिए मैं आपको ये एडवाइस देता हूं कि जो भी वर्क आपकी नोटबुक में रिटन वर्क के रूप में होता जा रहा है उसको आप लर्न भी करते जाएं, उसको अंडरस्टैंड करके लर्न करें. उसको रटने की कोशिश नहीं करें, आप उसको अंडरस्टैंड करें, समझें. अगर कोई चीज की प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको और भी उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकता हूं. लेकिन चीजों को अंडरस्टैंड करें, उनको लर्न करें और बिना देखे लिख करके अपना टेस्ट लें. क्योंकि यही चीज आपको मेन एग्जाम में हेल्प करेगी. और इसका टेस्ट भी लेने वाला हूं मैं. ऑनलाइन स्टडी जो हमारी चल रही है इसमें हम 1 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं. मैं आने वाले दिनों में इसका रिटन टेस्ट भी लूंगा ऑनलाइन तरीके से. तो इसलिए आप इन चीजों को लर्न करते जाएं. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड द फर्स्ट लेसन. हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेसन जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस. अपने संबंधों को समझें, रिलेशंस को अंडरस्टैंड करें कि कौन कौन से रिलेशंस होते हैं. इसमें इस फर्स्ट लेसन में हमने रिलेशंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे. और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से हमारा सेकंड लेसन, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. फैमिलीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना. मूवमेंट का मतलब होता है गतिमान होना, विस्थापित होना. जब कोई एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाता है उसको मूवमेंट कहते हैं, यानी गतिमान होना या विस्थापन होना हिंदी में. इंग्लिश में हम इसको मूवमेंट कहते हैं. तो यहां पर जो लेसन का नेम है वो है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, यानी परिवारों का मूवमेंट. कई बार परिवारों को भी एक जगह से जगह छोड़कर दूसरी जगह रहना पड़ता है. एक सिटी या विलेज को छोड़कर नए सिटी या विलेज में जाकर रहना पड़ता है. कई कारण, कई रीजंस उसके होते हैं. तो क्यों वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, इसको माइग्रेशन भी कहते हैं. विस्थापन यानी मूवमेंट को माइग्रेशन भी कहा जाता है. माइग्रेट होना यानी एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाना, चले जाना, इसको माइग्रेशन कहते हैं, मूवमेंट भी कहते हैं. तो यहां पर
इस लेसन में हम फैमिलीज के यानी परिवारों के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो फैमिलीज होती है वो क्यों मूव करती है, क्यों माइग्रेट करती है, क्या वो रीजंस होते हैं, क्या वो कारण होते हैं जिनके कारण उनको मूव करना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। एंड आई एम एनलार्जिंग द स्क्रीन सो दैट यू कैन एबल टू वॉच द वीडियो क्लियरली। सेवरल फैमिलीज, कई परिवार, मूव यानी जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, एक प्लेस से अनोदर। फ्रॉम यानी से होता है, फ्रॉम वन प्लेस, एक प्लेस यानी एक स्थान से, टू अनोदर यानी दूसरे स्थान तक। बहुत सारी फैमिलीज वन प्लेस से अनोदर प्लेस मूव करती हैं। बिट्टूज फैमिली, देखिए बिट्टू के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगा हुआ है, तो जब किसी वर्ड के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगाया जाता है तो उसमें का, के, की जुड़ जाते हैं। तो बिट्टू का, बिट्टू की बोल सकते हैं, बिट्टू का बोल सकते हैं, बिट्टू के बोल सकते हैं, जैसा सूटेबल हो वैसा बोल सकते हैं। बिट्टूज फैमिली यानी बिट्टू का परिवार। बिट्टू का परिवार इज वन, एक है, सच यानी इस तरह के, फैमिली यानी परिवार से। यानी बिट्टू का जो परिवार है, बिट्टू की जो फैमिली है वो भी ऐसी ही एक फैमिली है। कैसी फैमिली? जो एकदम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि कुछ फैमिली एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मूव कर जाती है, चली जाती है। तो बिट्टू की जो फैमिली है वो भी इसी तरह की एक फैमिली है। बिट्टूज फैमिली, बिट्टू का परिवार, लिव्ड यानी रहता था, इन ए विलेज, एक गांव में। इट डिड एग्रीकल्चर, डू यानी करना होता है, डिड उसकी सेकंड फॉर्म है यानी करती थी। इट डिड ये करती थी, एग्रीकल्चर यानी खेती। ये कौन? फैमिली। फैमिली जो बिट्टू की फैमिली है वो एग्रीकल्चर करती थी, गांव में रहती थी, विलेज में, एग्रीकल्चर यानी खेती करती थी। बिट्टूज फैमिली, बिट्टू का परिवार, फेस्ड यानी सामना किया, बिट्टू के परिवार ने सामना किया। स्टारवेशन यानी अकाल का, स्टारवेशन यानी होता है अकाल। अकाल क्यों पड़ता है? जब सूखा होता है, जब बरसात नहीं होती है तो स्टारवेशन उसको कहते हैं। तो बिट्टू के फैमिली ने फेस किया या सामना किया स्टारवेशन यानी अकाल का, ड्यू टू फेमीन। फेमीन का मतलब होता है सूखे के कारण, ड्यू टू यानी कारण से, फेमीन का मतलब है सूखे। सूखे के कारण से अकाल का सामना किया बिट्टू की फैमिली ने। फॉर 3 years कंटिन्यूअसली, 3 साल तक, कंटिन्यूअसली यानी लगातार, लगातार कंटिन्यूअसली 3 years उसकी बिट्टू की फैमिली ने फेमीन के कारण यानी सूखे के कारण, स्टारवेशन यानी अकाल का सामना किया। 10 इस तरह बिट्टू वेंट, और इस कारण से या इस तरह से बिट्टू यानी बिट्टू, वेंट यानी गया, बिट्टू गया टू हिज नेफ्यूज विलेज, अपने भतीजे के गांव। नेफ्यू यानी भतीजा होता है, एपोस्ट्रोफी कोमा लगा के एस लगा हुआ है, तो नेफ्यूज यानी भतीजे के, विलेज यानी गांव। तो गांव में जब बिट्टू के गांव में जब सूखा पड़ गया, स्टारवेशन हो गया, तो वो फिर अपने भतीजे के गांव गया, नेफ्यूज विलेज, अलोंग विद हिज फैमिली। अलोंग यानी साथ में, विद हिज फैमिली उसके परिवार के, अपनी फैमिली के साथ वो अपने नेफ्यू के यानी भतीजे के गांव में गया। एंड हिज कैटल टू, और उसके जानवरों को भी साथ लेके गया। देयर यानी वहां, ही गॉट ए हाउस, उसने प्राप्त किया एक मकान। ऑन रेंट, रेंट यानी किराए पर, रेंट पर यानी किराए पर उसने एक मकान लिया। एंड देन, और फिर स्टार्टेड यानी शुरू किया। सर्चिंग यानी खोजना, फॉर सम वर्क, कुछ काम के लिए। पहले तो उसने रेंट पर एक हाउस लिया, मकान लिया, और फिर उसने सर्च करना शुरू किया, खोजना शुरू किया कोई काम, सम वर्क, काम को खोजना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही गॉट वर्क, उसको काम मिला। कुछ दिनों तक उसने जब वर्क को सर्च किया, काम को ढूंढा, तो ही गॉट वर्क, उसको काम मिला। सो इसलिए ही लिव्ड, वह रहता था, देयर यानी वहां, ओनली अलोंग विद हिज फैमिली, ओनली यानी केवल, अलोंग यानी साथ में, विद हिज फैमिली अपने परिवार के।
इसलिए वो केवल अपने परिवार के साथ ही वहां रहता था। परिवार यानी खुद की वाइफ यानी पत्नी और बच्चे, बस इतने लोगों के साथ ही वो वहां रहता था। ही वॉज नॉट इट वॉज नॉट ईजी, ये ईजी नहीं था, ये सरल नहीं था। टू लिव देयर, वहां रहना, यानी दूसरे गांव में जाकर के, भतीजे के नेफ्यू के गांव में जाकर रहना ईजी नहीं था, सरल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो उसको किराए पर मकान लेना पड़ा, रेंट पर उसको हाउस लेना पड़ा। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, मिसिंग यानी याद करना, हिज विलेज, उसके गांव को। किसी को मिस करना यानी उसकी याद आना। जल्दी ही उसको अपने गांव की याद आने लग गई। 3 साल तो वो रहा अपने भतीजे के गांव में, लेकिन फिर उसने ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, मिसिंग हिज विलेज, अपने गांव की याद आना, यानी उसको अपने गांव को मिस करने लगा, वो याद आने लग गई उसको अपने गांव की। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही केम टू नो, ही यानी वह, केम यानी आया, टू नो यानी जानने के लिए, वो जानने के लिए आया, दैट कि दिस टाइम, इस समय, हिज विलेज, उसका गांव, हैज रिसीव्ड, प्राप्त किया है, प्राप्त कर चुका है, गुड रेन, अच्छी बारिश। जब वो 3 साल के बाद अपने गांव में आया तो उसने ये जाना कि उसके गांव में अच्छी बारिश हो चुकी है। क्योंकि वो गया किस लिए था गांव छोड़ के? क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, फैमीन के कारण यानी सूखे के कारण, स्टारवेशन हो गया था यानी अकाल पड़ गया था, इसलिए वो चला गया था। लेकिन जब वो वापस अपने गांव में आया देखने के लिए, तो वहां उसको पता चला कि उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है। ओह व्हाट देन, ओह व्हाट यानी फिर क्या। जब उसको पता चला कि अच्छी बारिश हो गई है गांव में, तो फिर क्या, ही केम बैक, वह आया वापस, टू हिज विलेज, अपने गांव में, विद हिज फैमिली, उसके फैमिली के साथ, एंड कैटल, और जानवरों के साथ। तो ये एक छोटी सी कहानी है बिट्टू के परिवार की, बिट्टू की फैमिली की कहानी है कि बिट्टू की फैमिली दूसरी जगह पर उनको जाना पड़ा। यहां पर इस बिट्टू की फैमिली की स्टोरी में क्यों जाना पड़ा उसकी फैमिली को? तो वो उसको जाना पड़ा अपने रोजगार के लिए, अपनी जो उसकी लिवलीहुड है, अपना जो रोजी रोटी है, उसके कारण उसको जाना पड़ा। क्योंकि उसके गांव में फैमीन यानी सूखा पड़ गया था और स्टारवेशन यानी अकाल पड़ गया था। उसको आजीविका प्राप्त नहीं हो रही थी, लिवलीहुड यानी आजीविका नहीं मिल रही थी, इसलिए उसको इन सर्च ऑफ जॉब की तलाश में उसको दूसरी जगह जाना पड़ा। तो ये एक कहानी है बिट्टू के परिवार की। जिस तरह बिट्टू के परिवार को मूव करना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा अपने गांव से, इसी तरह बहुत सारी फैमिली को माइग्रेट होना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। लेकिन कारण सबका यही नहीं होता है कि केवल सूखा पड़ने के कारण ही जाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के। तो यहां पर हमने बिट्टू की फैमिली के बारे में पढ़ा। अब क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपकी जो ईवीएस की बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। थोड़ा सा पढ़ा अपन ने और फिर से क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ा फिर क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। तो ये आप एक तो अगले दिन पर कभी नहीं छोड़ें कि आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे। अगर आप अगले दिन पर छोड़ेंगे तो कभी भी आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा और फिर आप कर नहीं पाएंगे उसको। इसलिए एक तो जब भी वर्क आपको दिया जाए रिटर्न वर्क, तब सेम डे में, उसी दिन में आप कर लें। और जो वर्क आपकी नोटबुक में होता है वो आप लर्न भी करें, यानी लर्न करने के लिए भी टाइम लगाएं। केवल रिटर्न वर्क करके और फ्री नहीं हो, ओनली रिटर्न वर्क जो आप करेंगे वो आपकी नोटबुक में ही रह जाएगा, आपके माइंड में भी वो चीज आनी चाहिए। तो ये, और अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर करें काम को, साफ सुथरा करें, गंदा काम नहीं करें। और हर सैटरडे को आप सुबह 8 से 10 बजे तक शो कर सकते हैं अपनी नोटबुक। तो ये चीजें ध्यान रखते हुए आप अपना वर्क डे टू डे करते रहें, उसको पेंडिंग नहीं छोड़ें। तो आइए, एक जो क्वेश्चन है जो आपको करना है वो मैं आपको बताता हूं। लेसन का नंबर जरूर मेंशन करें, न्यू पेज से स्टार्ट करें बिकॉज इट इज न्यू लेसन, ये अब नया लेसन स्टार्ट हो चुका है। तो लेसन का नंबर आप जरूर मेंशन करें अपर साइड में राइट कॉर्नर में। उसके बाद लाइन ड्रॉ करके लेसन का नेम भी आप मेंशन करें। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको मेंशन करते हुए आप लिखें,
व्हाट प्रॉब्लम्स क्या समस्याएं माइट बिट्टू हैव फेस्ड, माइट यानी संभावना के लिए होता है, बिट्टू हैव फेस्ड यानी फेस की होगी, क्या प्रॉब्लम्स बिट्टू ने फेस की होगी, फेस करना यानी सामना करना, बिट्टू ने किन प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा इन द न्यू विलेज, नए गांव में। ये तो हमने पढ़ा अभी कि बिट्टू को नए गांव में जाना पड़ा, अपने भतीजे के गांव में जाना पड़ा, नेफ्यू के गांव में। लेकिन जब वो नए गांव में गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसने फेस की होगी, तो ये हमें लिखना है। और यहां पर बिट्टू के बारे में पूछा गया है, मैं इसका आंसर शो कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पर से समझना है और उसको अपनी नोटबुक में करना है। इट इज द क्वेश्चन एंड आंसर, ये है वो क्वेश्चन आंसर जो आपको मैं शो कर रहा हूं और थोड़ा एनलार्ज करके कर देता हूं। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर जो इसमें संतु लिखा हुआ है, यहां आपको बिट्टू लिखना है, BITTU, बिट्टू। बिट्टू लिखना है आपको संतु की जगह, क्योंकि इस बुक में बिट्टू का नाम है, इसमें संतु का नाम है, और यहां पर भी आपको संतु की जगह बिट्टू लिखना है। बाकी पूरा का पूरा वही है, क्योंकि क्वेश्चन वही है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या वो प्रॉब्लम है, विच बिट्टू मस्ट हैव फेस्ड, जो बिट्टू ने फेस की होगी, इन द विलेज, गांव में, आफ्टर माइग्रेशन, माइग्रेशन के। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाना मूव भी कहलाता है और माइग्रेशन भी कहलाता है। तो माइग्रेशन के बाद बिट्टू की फैमिली ने या बिट्टू ने क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस की होगी, तो ये हमें प्रॉब्लम्स पूछी गई है, वो प्रॉब्लम्स हम यहाँ बताएंगे। यहाँ सीमा के नाम से ये क्वेश्चन है और हमारी बुक में बिट्टू के नाम से है, तो क्वेश्चन तो आपको ये यहीं से राइट डाउन करना है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मेंशन करना है और ऊपर इसका जो कैप्शन है वो लगाना है, थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं, माइट यानी माइट का उपयोग संभावना के लिए होता है, बिट्टू हैव फेस्ड, बिट्टू ने फेस की होगी, इन द न्यू विलेज, नए विलेज में। ये क्वेश्चन आपको राइट करना है और इसका आंसर आपको मैं जो शो कर रहा हूं वो लिखना है। अब यहां पर संतु की जगह बिट्टू लिखना है आपको, बिट्टू मस्ट हैव फेस्ड, बिट्टू ने फेस की होगी, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, निम्नलिखित समस्याएं, इन द न्यू विलेज, नए गांव में। अब देखो इसमें पॉइंट वाइज दी हुई है क्या क्या समस्याएं फेस की होगी उसने। नंबर 1, ध्यान रखिए हर पॉइंट नई लाइन से स्टार्ट करें। नंबर 1, ही मस्ट हैव फेस्ड, उसने फेस किया होगा, डिफिकल्टी यानी कठिनाई, इन शिफ्टिंग हिज लगेज, शिफ्टिंग यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में, हिज लगेज यानी उसके सामान को, एंड कैटल यानी जानवरों को। अपने लगेज यानी सामान और कैटल को शिफ्ट करने में, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव गए थे वो, तो सामान भी ले जाना पड़ा, जानवरों को भी ले जाना पड़ा। तो ये जो शिफ्टिंग का काम था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम था, इसमें उसने डिफिकल्टी फेस की होगी। पहली डिफिकल्टी तो यही फेस की होगी उसने, तो इसमें आपको लिखना है ही मस्ट हैव फेस्ड, उसने फेस की होगी, डिफिकल्टी यानी समस्या, इन शिफ्टिंग, शिफ्टिंग में, हिज लगेज एंड केटल, उसके सामान और जानवरों को। ये फर्स्ट जो डिफिकल्टी है वो उसने फेस की होगी। सेकंड, ही मस्ट हैव पुट, उसको रखना पड़ा होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, एफर्ट्स यानी प्रयत्न, उसको अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ा होगा। इसका मतलब यह है, इंग्लिश में क्या होता है, कई बार जो वर्ड का मीनिंग होता है ना वो नहीं होता है, उसका सेंस कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। तो यहां पर हम इसका मतलब निकालेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। ही मस्ट हैव पुट, उसने रखा होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अतिरिक्त प्रयत्न। अब रखा होगा की जगह इसका मतलब होगा, पुट यानी रखना होता है वैसे तो, लेकिन इस सेंटेंस में इसका जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा कि उसने किया होगा, रखा होगा की जगह उसने किया होगा एक्स्ट्रा एफर्ट्स यानी अतिरिक्त प्रयत्न। किसमें? टू गेट फैमिलियर, फैमिलियर होने में। फैमिलियर किसको बोलते हैं? परिचित होने में। विद न्यू पीपल, नए लोगों से, क्योंकि वो जब नए जगह पर गया होगा तो नए लोगों से परिचित होने में, उनसे फैमिलियर होने में। फैमिली से बना है फैमिलियर, फैमिली यानी परिवार होता है,
परिवार में सब परिचित होते हैं, तो किसी से भी हम जब परिचित अच्छी तरह परिवार भाव से परिचित होते हैं उसको फैमिलियर होना कहते हैं। तो उसने भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए होंगे, अतिरिक्त कोशिशें की होगी, कुछ कोशिश करनी पड़ती है नए लोगों से फैमिलियर होने में, तो ये भी एक डिफिकल्टी थी उसके लिए। तो उसने नए पीपल यानी नए लोगों के साथ फैमिलियर होने के लिए उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए होंगे। नंबर 3, ही मस्ट हैव कलेक्टेड, उसने कलेक्ट किए होंगे, वह कलेक्ट यानी इकट्ठे कर चुका होगा द आर्टिकल्स, चीजें, उसने आर्टिकल्स यानी चीजें कलेक्ट की होगी ऑफ डेली नीड्स, रोजाना की जरूरत की, फ्रॉम हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, नेबर्स से। देखिए कई चीजें ऐसी होती है जो हमें पड़ोसियों से मांगनी भी पड़ती है, तो जब वो नए जगह पर गया होगा तो कई चीजें उसको नेबर्स से मांगनी पड़ी होगी, उसने उसको कलेक्ट इकट्ठी करनी पड़ी होगी, तो उसको ये भी प्रॉब्लम आई होगी कि कई जो चीजें हैं आर्टिकल्स यानी चीजें जो है उसको नेबर्स यानी पड़ोसियों से कलेक्ट करनी पड़ी होगी, इकट्ठी करनी पड़ी होगी, जो डेली नीड्स की होती है, जो रोजाना के उपयोग की होती है। जो अगली प्रॉब्लम आई होगी, इट वुड हैव बीन ए ट्रबल, ये भी एक ट्रबल रही होगी, ट्रबल यानी समस्या रही होगी, फॉर हिम, उसके लिए, टू गेट ए हाउस ऑन रेंट, एक मकान प्राप्त करना, ऑन रेंट यानी किराए पर, रेंट पर मकान प्राप्त करना भी उसके लिए एक समस्या रही होगी। नंबर 5, ही मस्ट हैव फेस्ड, उसने फेस की होगी, डिफिकल्टी यानी समस्या, इन सर्चिंग, ढूंढने में, ए जॉब और ए वर्क, एक काम या एक कोई नौकरी या कोई कार्य, अपना कोई जॉब या वर्क ढूंढने में, सर्चिंग में, उसको भी उसमें भी उसने डिफिकल्टी फेस की होगी यानी समस्या से सामना करना पड़ा होगा। तो यहां पर 5 डिफिकल्टीज दी है जो कि उसने फेस की होगी। तो ये अपना क्वेश्चन था, व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स माइट बिट्टू हैव फेस्ड, बिट्टू ने फेस की होगी, इन द न्यू विलेज, नए गांव में। तो यहां पर मैंने आपको ये इसका आंसर शो कर दिया है, यहां संतु की जगह आपको बिट्टू लिखना है, बाकी पूरी की पूरी यही आंसर है, यही प्रॉब्लम्स उसने फेस की होगी। नाउ देयर इज ए सेकंड क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसमें मेंशन कर देना है, क्वेश्चन नंबर 1। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए जो भी क्वेश्चन आप करते जाते हैं उनको लर्न करने की भी कोशिश करना और उनको अंडरस्टैंड करते हुए लर्न करना, समझते हुए उनको याद करना। खाली बिना समझे लर्न करने से कभी भी आप उनको परमानेंटली लर्न नहीं कर पाएंगे, आप फिर से उनको भूल जाएंगे। तो ध्यान से लर्न करना, बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस भी करना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एनी फैमिली, यदि कोई परिवार, इन योर लोकेलिटी, लोकेलिटी यानी आस पड़ोस, आपके आस पड़ोस में, हैज गोन टू अनोदर प्लेस, जा चुका है दूसरे स्थान पर, यदि आपका कोई पड़ोसी परिवार किसी दूसरे स्थान पर जा चुका है और कम या आ चुका है, फ्रॉम अनोदर प्लेस, किसी दूसरी जगह से, यानी अगर आपके पड़ोस में, आपके नेबरहुड में, आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसा फैमिली है जो या तो कहीं से आया है बाहर से, या कोई ऐसी फैमिली है जो आपके यहाँ रहती थी और वो पड़ोस में रहती थी, वो अब चले गए हैं कहीं पर। तो अगर कोई ऐसी फैमिली है, कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कलेक्ट यानी इकट्ठी कीजिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित सूचनाएं, अबाउट इट, इसके बारे में। अगर कोई ऐसी फैमिली है तो आप निम्नलिखित सूचनाएं उस फैमिली के बारे में आप नोट कीजिए। तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, 1 लाइन ब्लैंक छोड़ देना पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है, फिर एक एक क्वेश्चन का आपको अलग अलग आंसर लिखना है। तो पहले ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और फिर इसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर। ये एक सिचुएशन से रिलेटेड है चारों क्वेश्चन, इसलिए 1 2 3 4 दिया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पर है, इनको ब्रैकेट में लगा देना, क्योंकि 1 2 तो अपन इधर भी लिख चुके हैं, तो इनको लिखते टाइम इनको ब्रैकेट में लगा देना ताकि ये अलग शो हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है और फिर एक और ये लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, वेयर हैज द फैमिली कम फ्रॉम, फैमिली कहां से आई है। भाई दोनों तरह की फैमिलियां पूछी है ना इसमें,
अगर कोई फैमिली आई है तो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और कोई जा चुकी है आपके पड़ोस से तो भी उसकी इंफॉर्मेशन मांगी है। तो अगर कोई फैमिली आई है तो वेयर यानी कहाँ, हैज द फैमिली कम यानी फैमिली आ चुकी है, फ्रॉम यानी से। फैमिली कहाँ से आ चुकी है यानी कहाँ से आई है, अगर कोई फैमिली आई है तो कहाँ से आई है, और अगर गई है वेयर हैज इट गोन टू, और वो कहाँ जा चुकी है। तो दोनों में से आपको एक ही लिखना है। अगर आपके पास की फैमिली गई है तो आप यहाँ फ्रॉम तक ही लिखें, यहीं क्वेश्चन मार्क लगा दें। और अगर आपके फैमिली कोई आई है तो यहां तक लिखें, अगर गई है फैमिली तो ये वाला क्वेश्चन लिखें। यानी दो क्वेश्चन है इसमें। फैमिली अगर कम यानी आई है कोई बाहर से, तब तो आप यहां से लेके यहां तक का क्वेश्चन लिखें। अगर आपके पास से फैमिली गई है तो वो यहां से यहां तक का क्वेश्चन लिखें, फिर इसका आंसर लिखें। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको आंसर, एक बार मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू टू विच रीजन, किस रीजन के कारण, किस कारण से, डिड इट कम और गो, ये आई है या गई है। तो दोनों में से एक रहेगा भाई, या तो आने वाली फैमिली का लिखोगे आप या जाने वाली का लिखोगे। ऊपर भी आप में एक ही लिखना है। अगर आने वाली का लिख रहे हो तब तो गो मत लिखना, यहीं सीधा कम के बाद ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और अगर जाने वाली का लिख रहे हो तो कम मत लिखना, यहीं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि किस कारण से वो आई है और किस कारण से कोई गई है तो गई है। नंबर 3, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, कितने मेंबर्स हैं इन देयर फैमिली, उस फैमिली में, भले ही वो आई है या गई है, उस फैमिली में कितने मेंबर हैं। नंबर 4, पीपल हु हेल्प्ड देम, लोग जिन्होंने उनकी हेल्प की। अगर आपके पड़ोस में वो फैमिली आई है तो किसने हेल्प की उनकी, और वो गई है तो जहां वो गई है वहां उनकी किसने हेल्प की। तो आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। यू हैव टू राइट आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए आपको आंसर लिखना है। पहले आपको ये क्वेश्चन राइट डाउन करना है, फिर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन राइट डाउन करना है, और फिर इसका जो उत्तर आपको लिखना है जो क्वेश्चन का, वो मैं आपको शो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर ए का जो ए यहाँ पर ए है कि क्या है, ये 1 2 3 4 लगाया हुआ है यहाँ पर। आप इनको ABCD भी लगा सकते हो, तो इनकी जगह आप A B C और D लगा देना ताकि ये डिफरेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए आपको लिखना है कि फैमिली कहाँ से आई है और कहाँ से गई है। देखो वैसे आप अपने लेवल पर भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मैं जो बता रहा हूं उसको भी यूज कर सकते हो। तो इसका आंसर मैं आपको शो कर रहा हूं। आंसर तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, इन अवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में, ए फैमिली फ्रॉम धोरमुई, धोरमुई कोई जगह का नाम है। ए फैमिली एक परिवार, फ्रॉम धोरमुई, धोरमुई से, हैज कम आ चुका है, टू लिव इन रहने के लिए। यानी हमारे पड़ोस में एक नया परिवार आया है, हमारे कॉलोनी में एक नई फैमिली धोरमुई से आई है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली इज एज फॉलोज, उस फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन इस तरह से है। तो अब ये सॉरी इसमें मैंने आपको ABCD करवा दिया था, वो रहने देना, आप 1 2 3 4 ही रहने देना। अब आपको ये लिखना है 1 का लेसन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि वो फैमिली कहाँ से आई है। तो अब ये धोरमुई जो जगह है, इसकी जगह आप कोई और जगह भी लिख सकते हो, जयपुर लिख सकते हो, जोधपुर लिख सकते हो, पीपलाद लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर कोई फैमिली वास्तव में आपके पड़ोस में आके रहती है, कोई बाहर की फैमिली है, तो वो जिस जगह से आई है उस जगह का नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे। और कुछ नहीं हो तो कुछ भी लिख देना, कि पीपलाद लिख देना, जयपुर लिख देना, कुछ भी। तो द फैमिली हैज कम, फैमिली आ चुकी है, फ्रॉम धोरमुई, यहाँ धोरमुई है। डिस्ट्रिक्ट भरतपुर, भरतपुर जिले में कोई गांव है धोरमुई, तो यहाँ पर आप धोरमुई की जगह कोई दूसरा नाम लिख देना। जैसे आप लिख देना यहाँ पर बड़ू लिख सकते हो, BADU बड़ू, और डिस्ट्रिक्ट नागौर हो जाएगा, NAGAUR। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिख के इसका आंसर लिखना है। जैसे देखिए ये कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपको राइट आउट करना है, फिर इसके क्वेश्चन में आपको पहले ये लाइनें लिखनी है और फिर ये जो फर्स्ट में जो आंसर लिखा हुआ वो लिखना है। उसके बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है, ड्यू टू व्हाट रीजन, किस कारण से वो आई है फैमिली या गई है। तो उसका जो आंसर है वो आपको इस तरह से लिखना है, द फैमिली हैज कम हियर, फैमिली यहां आ चुकी है,
फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, उनके रोजगार के लिए, एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए। यानी फैमिली जो यहाँ आई है उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, वो एक तो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लिए आई है, काम धंधे के लिए, और एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनकी एजुकेशन बच्चों की पढ़ाई के लिए आई है। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन लिखना है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो वो आपको लिखने हैं। देयर आर, उसका आंसर लिखना है, देयर आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली, उस फैमिली में 4 मेंबर्स है। आप चाहें तो 4 के अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं कि वो उसमें कितने सदस्य हैं, 4, 5, 6 जितने भी हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ कि उस फैमिली में इतने मेंबर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको राइट करना है, एक एक लाइन बीच में ब्लैंक लीव करते जाना। नंबर 4, पीपल हु हेल्प्ड देम, लोग जिन्होंने उनकी हेल्प की, तो उनकी हेल्प किन्होंने की, तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पड़ोसियों ने उनकी हेल्प की। अवर नेबर, हमारे पड़ोसी, रीना आंट, रीना चाची, हमारे पड़ोस की जो रीना चाची है, रीना आंट है, हैज गिवन, वह दे चुकी है, देम यानी उनको, वन ऑफ हर रूम्स, उसके पास जो रूम्स है रीना चाची के पास, उसमें से एक रूम उनको दे चुकी है, यानी उनको किराए पर एक कमरा दे दिया, हेल्प हो गई उनकी। एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके जो बच्चे हैं, आर टेकिंग ट्यूशन, वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, फ्रॉम शर्मा सर, शर्मा सर से उनके बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं। एंड दे पे, और वे भुगतान करते हैं यानी पैसे देते हैं, हाफ यानी आधे, वो आधे पैसे देते हैं, ऑफ द एक्चुअल फी, जो एक्चुअल फी है, जो वास्तविक फीस है, उसके आधे पैसे ही वो देते हैं टू हिम, उनको। तो 2 प्रकार की हेल्प हो गई ना, एक तो रीना आंट ने उनको रूम दे दिया, दूसरा शर्मा सर हैं, उन्होंने उनके बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, वो ट्यूशन दे रहे हैं, और हाफ फी पे कर रहे हैं, वो आधी फीस ही पे कर रहे हैं, तो ये हेल्प हो गई उनकी। तो इस तरह से आपको ये 4 क्वेश्चंस, देखिए मेनली 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको राइट आउट करना है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। फिर 1 लाइन ब्लैंक लीव करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 आपको राइट करना है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन राइट करना है, देन उसका आंसर लिखना है। Then you have to write the question number 2 and answer, then you have to write the question number 3 and its answer, and then you have to write the question number 4 and its answer. Dear students, it is sufficient for today. आज के लिए मुझे लगता है sufficient हो गया है, पर्याप्त हो गया है। You have to do the written work of these questions. इन क्वेश्चंस का जो रिटर्न वर्क है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है, एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करें। एंड डू योर वर्क नीट एंड क्लीन एंड इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग, और अपना जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन करें और अच्छी हैंड राइटिंग में करें। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और मैं आपको बता दूं, ये अपनी ईवीएस की क्लासें बहुत जोरदार हैं, यानी लगभग रोज क्लास होती है अपनी ईवीएस की 5th में, और इसलिए इसमें बहुत तेज गति से अपना काम बढ़ रहा है आगे, और इसके लिए इसमें आप ज़्यादा अलर्ट रहें, इसके काम को डे टू डे करें, छोड़ें नहीं अगले दिन के लिए, और लर्न भी करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड से अपना चल रहा है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बहुत क्वेश्चन आंसर ज़्यादा है इसमें, इसलिए इसको अपन फटाफट करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए और रिटर्न वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप जरूर डे टू डे करते रहें, और हम लोग अगले वीडियो में फिर से आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।